तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 में जर्मनी जो है रिसेशन में एंटर कर गया था। भले ही उसको बोला जा रहा था कि वो माइल्ड रिसेशन है, पर इस साल के अब एंड होते होते लास्ट क्वार्टर तक ये सेट है कि जर्मनी की जो जीडीपी है ईयर टू ईयर वो 0.2% से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो उसे ऑफिशियली बोला जाएगा कि जर्मनी अब अच्छे खासे रिसेशन में है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन इस टाइम पे ये है कि जर्मनी यूरोप की सबसे अमीर कंट्री बना रहेगा कि नहीं। अगर नहीं तो जो जर्मनी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि यूके और फ्रांस, ये कंट्रीज इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं यूरोप की सबसे अमीर कंट्री बनने में। इसी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। वेलकम टू आवर चैनल लैंडेड इन जर्मनी। मेरा नाम है शुभम। और मेरा नाम है मनहर। अगर आप हमारे चैनल लैंडेड इन जर्मनी में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम वीडियोस बनाते हैं जर्मनी और यूरोप के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जर्मनी अभी तक यूरोप की सबसे अमीर कंट्री कैसे बना हुआ था। अगर करंट नंबर्स की तरफ देखा जाए तो 2022 में जर्मनी की जीडीपी 3.9 ट्रिलियन यूरोस थी। उसका जो फर्स्ट कॉम्पिटिटर है यूके, उसकी थी 2.9 ट्रिलियन, और फ्रांस 2.6 ट्रिलियन, और इटली 1.9 ट्रिलियन यूरोस। तो ये जर्मनी की 3.8 ट्रिलियन यूरोस की जो जीडीपी है, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर का। जर्मनी का इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत मजबूत है और सालाना 26.7% कंट्रीब्यूशन इस जीडीपी में जर्मनी का इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है। और पूरे यूरोप में अगर एवरेज केस में देखा जाए तो 22.4% ही है वो एवरेज नंबर बाकी कंट्रीज को मिला के। पर जर्मनी में स्पेशली ये नंबर बहुत हाई है। जर्मनी का जो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स का और मशीनरी का, ये बहुत ही स्ट्रांग है और इसने बहुत ही कंट्रीब्यूट किया जर्मनी की स्ट्रांग जीडीपी में। 2000s के बाद जब कंट्रीज जैसे कि इंडिया और चाइना, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज, नई नई फैक्ट्री सेटअप होने लगी, तो जो भी मशीनरी सेटअप हुई वो जर्मन थी। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मशीनरीज हैं, जो जर्मनी है, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीनरी के लिए जाना जाता है और यहीं की मशीनरीज जो हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं। और जर्मनी की जीडीपी में जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जाता है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को भी। जर्मनी नंबर 1 है यूरोप में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। हर साल 3.7 मिलियन व्हीकल्स जर्मनी में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और 430 बिलियन यूरोस का एनुअल जीडीपी कंट्रीब्यूशन जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। जर्मनी में जो मीडियम साइज कंपनीज का बहुत ही बड़ा और डेंस नेटवर्क है, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं एनुअल जीडीपी कंट्रीब्यूशन में। जर्मन गवर्नमेंट मार्केट को मोनोपलाइज होने से रोकती है, बड़ी कॉरपोरेशंस को हर जगह घुस के मार्केट को स्टील करने से रोकती है। तो छोटी लेवल की जो कंपनीज हैं उनको जो है जर्मन गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे से एड सपोर्ट प्रोवाइड करती है इन फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। उनको जर्मन लैंग्वेज में बोला जाता है मिडिल स्टैंड। तो ये जो कॉरपोरेशंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जर्मनी की पावरफुल इकोनॉमी के पीछे। जर्मनी का टॉप मोस्ट एक्सपोर्ट होता है ऑटोमोबाइल में और ट्रेलर्स और सेमी ट्रेलर्स में। दूसरे नंबर पे जर्मनी एक्सपोर्ट करता है मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। और तीसरा जो मेजर एक्सपोर्ट करता है जर्मनी, वो है केमिकल्स का। जर्मनी का जो एक्सपोर्ट था 2022 में, वो कुछ था 1576 बिलियन यूरोस का, और इंपोर्ट था सिर्फ 1495 बिलियन यूरोस का। तो ये साफ साफ एक सरप्लस होता है 81 बिलियन यूरोस का, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। बट कंपैरेटिवली 2019 और 2021 के ये नंबर स्टिल कम है। 2021 में जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो था 175 बिलियन यूरोस, और 2019 में ये नंबर था 224 बिलियन यूरोस। तो साफ साफ दिख रहा है कि कुछ सालों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशियो में कमी आ रही है। तो कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से जर्मनी को अपने जर्मन मॉडल में कमियां दिखी हैं। पहला रीजन है कोरोना। कोरोना ने पूरे वर्ल्ड में सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट किया। और जर्मनी का जो कि टॉप एक्सपोर्ट मार्केट है वो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसमें जो भी सेमीकंडक्टर्स और रेयर मटेरियल्स लगते थे, उनकी सप्लाई चेन डिसरप्ट होने की वजह से एक्सपोर्ट पे बहुत बड़ा असर पड़ा। तो ये कोरोना ने जर्मनी को दिखाया कि जो उसका ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो डिपेंडेंट है ऑब्वियसली उन सेमीकंडक्टर और रेयर मटेरियल से जो कि दुनिया के किसी और पार्ट से आते हैं, और वो ऐसे इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर में। इस पॉइंट के अलावा कोरोना ने ज़्यादा असर नहीं दिखाया जर्मनी इकोनॉमी पे। जर्मनी की इकोनॉमी जो कि स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस इकोनॉमी है, इसने इसीलिए बचाए रखा जर्मनी को। जर्मनी में 2020 में जो जीडीपी है वो -3.7% कॉन्ट्रैक्ट हुई, और यूरोप रीजन में ऑन एन एवरेज 6.1% का कॉन्ट्रैक्शन दिखने के लिए मिला। कोरोना ने तो जर्मनी की इकोनॉमी पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाया, बट जर्मनी की इकोनॉमी का ये जो पूरा इकोसिस्टम है, उसमें कितनी सारी कमियां हैं वो बहुत अच्छे से जर्मनी को दिखी एक मेजर इवेंट के बाद, जो था रशियन वॉर। सबसे पहली जो कमी जर्मनी को दिखी वो थी इसकी एनर्जी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर।
जर्मनी ने अपने ग्रीन इनिशिएटिव गोल्स को मीट करने के लिए एक बहुत ही ट्रिकी काम किया। इंस्टेड ऑफ कि वो अपनी ग्रीन एनर्जी कंट्री के अंदर डेवलप करते, इन्होंने अपने फॉसिल फ्यूल प्लांट्स को बहुत बहुत जल्दी बंद किया, हर साल बंद करते रहे और हर साल रशिया से जो एनर्जी इंपोर्ट होती थी ना, उसको बढ़ाते रहे। तो रशियन वॉर के बाद जब रशिया ने ये जो एनर्जी सप्लाई है जर्मनी को, उसको कट ऑफ कर दिया, जर्मनी को सडनली रियलाइज हुआ कि उसके पास अपनी एनर्जी को खुद से पूरा करने की कैपेबिलिटी नहीं है। इसके बाद जर्मनी को अलग अलग कंट्रीज के साथ बहुत ही एक्सपेंसिव एनर्जी डील साइन करनी पड़ी, ताकि वो जो कमी है इस टाइम पे कंट्री पे, उसको पूरा किया जा सके इमीडिएटली, है ना। और इन एक्सपेंसिव डील्स के अलावा जर्मनी को अपने सिटीजन्स को बढ़ती हुई एनर्जी कॉस्ट्स को मीटअप करने के लिए बहुत सारी सब्सिडीज देनी पड़ी। इन सारी चीजों ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया जर्मन की इकोनॉमी को और जर्मनी के बजट को। कोरोना के आफ्टर इम्पैक्ट्स की वजह से और रशियन वॉर की वजह से जर्मनी में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे जो बैंकरप्ट होने वाले थे, जो जर्मनी की इकोनॉमी पे खुद से एक बहुत बड़ा असर डालने वाले थे। इस चीज को रोकने के लिए जर्मनी ने 2022 में 365 बिलियन यूरोस का एड प्रोवाइड किया इन सारे बिजनेसेस को। और ये जो नंबर है वो कुछ बनता है 55% ऑफ द टोटल एड जो पूरे यूरोप में दिया गया था। तो ये नंबर खुद में ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया जर्मन की इकोनॉमी पे। फ्यूचर में अगर कोई जर्मन इकोनॉमी पे सबसे बड़ा प्रेशर डाल सकता है तो वो है चाइनीज गवर्नमेंट। जर्मनी जो है चाइनीज गुड्स पे बहुत डिपेंडेंट है, और रशिया का बिगेस्ट फ्रेंड होने की वजह से और उसके वन चाइना पॉलिसी की वजह से पूरे वर्ल्ड के साथ चाइना के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। जर्मनी के साथ भी ये जो रिलेशंस हैं धीरे धीरे डिटोरिएट होते जा रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट जर्मन इकोनॉमी पे फ्यूचर में बहुत पड़ सकता है। अगर वन चाइना पॉलिसी के अंडर चाइना जो है ताइवान पे अटैक करता है तो पूरे वर्ल्ड का स्टांस देखने लायक होगा चाइना के लिए। और अगर सैंक्शंस लगाए जाएंगे उस समय चाइनीज गवर्नमेंट पे तो जर्मन इकोनॉमी पे बहुत बड़ा प्रेशर आएगा, क्योंकि इतना बड़ा इंपोर्ट जो कि जर्मन गवर्नमेंट चाइनीज गवर्नमेंट से लेती है, फिर उसको बहुत सारी डील्स एनर्जी की तरह बहुत सारी डील्स जो हैं और कंट्रीज से लेनी पड़ेंगी, जो कि एक्सपेंसिव भी बहुत हो सकती हैं। तो जैसे जैसे जर्मनी रशिया से अपनी एनर्जी डिपेंडेंस कम कर रहा है और बाकी कंट्रीज से उसे एक्सपेंसिव एनर्जी डील्स करनी पड़ रही हैं, सिमिलरली अगर सिमिलर डील्स करनी पड़ी फ्यूचर में चाइना की वजह से तो और बड़ा प्रेशर पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर टू के बाद से जर्मनी वायलेंस के बहुत अगेंस्ट में था। वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी की वजह से जो भी डिस्ट्रक्शंस हुई, उसने न्यू प्रिंसिपल्स जर्मनी में सेटअप किए कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन रेस में पार्ट लेके कोई फायदा नहीं। पर रशिया वॉर ने दिखाया कि जर्मनी के डिफेंस सिस्टम में भी बहुत कमियां हैं। जर्मनी इतने सालों से और कंट्रीज पे डिपेंडेंट था सिक्योरिटी के लिए, आर्म्स एंड एम्यूनेशन के लिए, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स। पर लेकिन अब इस साल रशियन वॉर की वजह से जर्मनी को अपने डिफेंस बजट में 100 बिलियन यूरोज एक्स्ट्रा एलोकेट करने पड़े टू परचेज आर्म्स एंड एम्यूनेशन। जर्मनी इकोनॉमी जो ऑलरेडी इतने अंडर प्रेशर थी कोरोना की वजह से, फेलिंग बिजनेसेस की वजह से, जो इतना बड़ा अमाउंट 100 बिलियन यूरोस का डिफेंस बजट में जो एक्स्ट्रा एलोकेट किया गया, इसने उस प्रेशर को बहुत बढ़ा दिया। इन सारे रीजंस की वजह से जर्मनी की इकोनॉमी जो है इस साल के स्टार्टिंग में एक माइल्ड रिसेशन में एंटर कर गई थी। और इस साल के एंड तक ये क्लियर है कि जर्मनी की जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है ईयर टू ईयर बेसिस बाय 0.2%। और आने वाले अगले थोड़े साल भी कुछ अच्छे नहीं दिख रहे। ये सिचुएशन इंप्रूव नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस जर्मनी बहुत ही कड़े स्टेप्स उठाने के लिए रेडी है और इन स्टेप्स को बहुत ही फास्ट मैनर में उठाने के लिए रेडी है। तो हमें लगता है कि कुछ एरियाज हैं जहां पे जर्मनी को बहुत ही कड़े स्टेप्स उठाने की जरूरत है अगर अपना पोटेंशियल रीगेन करना है यूरोप में। तो पहला है ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे जर्मनी में अगर कोई भी कुछ करना चाहता है, कोई भी बिजनेस नया खड़ा करना चाहता है, तो उसकी बहुत ही ज्यादा रेड टेप है, बहुत ही ज्यादा कागज कार्रवाई है, और वो कागज कार्रवाई भी बहुत ही ज्यादा स्लो चलती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत ही ज्यादा डिस्करेजिंग है नए बिजनेसेस के लिए, नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो इस चीज को जर्मनी को बहुत ही अच्छे से हटाना होगा, बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी होगी इस एरिया में, अगर वो चाहते हैं कि नए नए बिजनेसेस बहुत तेजी से यहाँ पे खुलें और वो एनकरेज रहें आगे बढ़ने के लिए। और अगर इतना सारे पेपर वर्क को भी टैकल करना है तो जर्मनी को डिजिटली बहुत एडवांस होना पड़ेगा। जर्मनी अभी बहुत सारी कंट्रीज के कंपैरेटिवली बहुत बैकवर्ड है डिजिटली। यहाँ पे पहले तो घंटों घंटों का पेपर वर्क करना पड़ता है लोगों को, और ये पेपर वर्क भी प्रोसेसिंग होने में भी बहुत टाइम लेता है। तो अगर ये सब डिजिटली मूव ऑन हो जाएगा, सारी चीजें बहुत ही ईजी हो जाएंगी। और ये डिजिटल बैकलॉग को पूरा करने के लिए जो कि कंपनीज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है स्किल्ड लेबर की। स्किल्ड लेबर शॉर्टेज हमेशा से इशू रहा है जर्मनी के लिए। यहाँ की जो मेजर पॉपुलेशन है वो रिटायरिंग एज में आ गई है। पेंशन इंश्योरेंस लेने के लिए लोग ज़्यादा हैं और पेंशन इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट करने वाले लोग यंगस्टर्स वो बहुत कम हैं।
तो स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज जो है जर्मनी को बहुत जल्दी से पूरी करनी होगी, जिसके लिए बहुत सारे इमिग्रेशन लॉ में चेंजेस आ रहे हैं। हमारी और भी वीडियोस हैं इमिग्रेशन लॉ के बारे में, अगर आपको जाननी है तो आप उनको देख सकते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है जर्मन गवर्नमेंट जहाँ पे बहुत तेजी से स्टेप्स उठा तो रही है, पर लेकिन उस लॉ को इम्प्लीमेंटेशन में लाने में अभी बहुत समय लगने वाला है। इस प्रोसेस को भी जर्मनी को बहुत तेजी से करना होगा। एक बहुत ही वियर्ड बात है कि जर्मनी जैसी डेवलप्ड कंट्री के लिए भी एक इश्यू है कि यहाँ पे अभी भी स्लो इंटरनेट कनेक्शंस हैं। नॉर्मल दिनचर्या में तो ये फील नहीं होता है बिल्कुल, पर लेकिन बड़ी कॉर्पोरेशंस की ऐसी रिपोर्ट है कि स्लो इंटरनेट कनेक्शंस की वजह से उनके डे टू डे बिजनेसेस में फर्क पड़ता है। और ऑफिस में भी जैसे हम काम करते हैं तो कई बार मजाक में अगर इंटरनेट नहीं चल रहा होता है वीडियो कॉल्स में, तो लोग अभी भी मजाक करते हैं कि जर्मनी का इंटरनेट कनेक्शन है, ऐसे ही चलता है। डॉइचे बैंक की एक रीसेंट रिपोर्ट में ये सामने आया है कि जर्मनी के लिए जो बिगेस्ट फैक्टर है जो इसको अपनी फुल पोटेंशियल रीगेन करने में हेल्प कर सकता है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीप कैपिटल मार्केट्स। यहाँ पे कोई भी अगर बिजनेस को एस्टेब्लिश होना होता है वो सबसे पहले पैसा लेने या लोन लेने के लिए जाता है यहाँ के बड़े बड़े बैंक्स के पास। 70% ऑफ द टाइम्स यहाँ के बड़े बैंक्स ही हैं जो इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं इन बिजनेसेस को। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंड्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज की बहुत ज्यादा कमी है। जर्मनी को देखना चाहिए अपने यूरोप की ही खुद की कंट्रीज की तरफ, जो कि है नेदरलैंड्स, स्वीडन, लग्जमबर्ग, जहाँ पे कैपिटल मार्केट्स बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश्ड हैं और छोटे छोटे बिजनेसेस को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लग्जमबर्ग जो इतनी छोटी सी कंट्री है बट अपने कैपिटल मार्केट्स की वजह से वो इतनी रिच है, और स्वीडन भी उसी पाथ पे जाता हुआ दिख रहा है। तो स्वीडन की जो इकोनॉमी है ना वो भी फ्यूचर में बहुत प्रॉमिसिंग नजर आ रही है। तो जर्मनी को इन कंट्रीज से एक सीख लेनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इसके लिए स्टेप्स उठाने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इस चीज के बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं। तो फाइनली सवाल ये बनता है कि क्या आने वाले सालों में जर्मनी अभी भी यूरोप का सबसे अमीर देश बना रहेगा? तो मुझे लगता है हाँ। हालांकि जर्मनी के लिए प्री कोरोना टाइम्स के 2% इन्फ्लेशन रेट पे वापस जाना बहुत मुश्किल हो, और जर्मन रिसेशन जो है वो जाता हुआ नहीं दिख रहा है आने वाले सालों में, पर लेकिन जो जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं वो अभी भी यूरोप में नंबर 1 है। उसके कॉम्पिटिटर्स यूके, फ्रांस और इटली इस मामले में अभी भी बहुत पीछे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये जो एज है और एक्सपोर्ट सरप्लस इकोनॉमी जो जर्मनी की है वो आने वाले सालों में भी बनी रहेगी। इन रीजंस की वजह से मेरे को लगता है कि जर्मनी आने वाले सालों में भी यूरोप का सबसे अमीर देश बना रहने वाला है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल लैंडेड इन जर्मनी को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बाय।